नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे बेटा आपको पता है कि हम आपकी तैयारी बेहतर करवाने के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो श्रृंखला है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो अभी केंद्र राज्य संबंध की चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में कर दिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अंतर्राज्यीय संबंध से मतलब लेक्चर रहेगा। तो अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में जो चर्चा होगी हम इस लेक्चर में करेंगे और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं चाहे यूपीपीसीएस की है या यूपीएससी की है, दोनों समस्याएं इससे सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो भारतीय सहकारी संघवाद के समय एक बड़ा अंतर्राज्यीय विवाद खड़ा हो गया। इन विवादों का कारण राज्यों के मध्य आपसी टकराव हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद की भावना उग्र हो जाती है। और जब क्षेत्रवाद की जब भावना उग्र हो जाती है तो राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था फिर थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से टकराते हैं, एक हित दूसरे हित से टकराते हैं, तो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या नाम से जो भारत सरकार है वो क्या नाम से मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं वो दो प्रकार से, वैसे वैसे तो बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के विवाद हैं। एक तो नदी से संबंधित, ठीक है, नदी से संबंधित विवाद है। ठीक, तो नदी से संबंधित जो विवाद है बेटा, वो जैसे दो नदियों में जल को लेकर के विवाद हो गया। उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हमारा जल है, हम बिहार में नहीं जाने देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं जाने देंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं जाने देंगे, झारखंड में नहीं जाने देंगे। तो नदियों से संबंधित जो जल को लेकर के विवाद होता है, प्रायः उत्तर भारत में तो नहीं होता है, परंतु जो दक्षिण भारत है, जैसे कावेरी जल विवाद हुआ, ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद हुआ, तो जो दक्षिण भारत में, क्योंकि वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। हमारे उत्तर भारत में जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी है, ग्लेशियर से निकलती हैं, तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है। परंतु ऐसे राज्य हैं जो पठारी भूभाग हैं, तो जो प्रायद्वीपीय पठार से जो मतलब देश मतलब राज्य की सीमाएं लगती हैं, उस क्षेत्र में क्या है, जो नदियाँ निकलती हैं क्या नाम से वो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, और उनका क्या नाम से मौसमी नदियाँ होती हैं, वो सूख जाती हैं गर्मियों में। तो जब गर्मियों में छूट जाती है तो पानी की समस्या उधर होती है, और यही भावना नदियों का दोहन करने के लिए एक राज्य चाहता है कि मैं ज़्यादा पानी ले लूँ और दूसरे राज्य को पानी ही ना दूँ। ठीक है, तो प्रायः जो मतलब क्या नाम से नदी जल का विवाद वहाँ उत्पन्न होता है, जो दक्षिण भारत में मतलब प्रायः राज्य है वहाँ पे नदी विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, जल विवाद, सीमाओं को लेकर विवाद होते हैं। ठीक है, एक दूसरा राज्य सीमाओं पे मतलब भाषा को लेकर के, लिपि को लेकर के, जनजातियों को लेकर के। ठीक है, अभी आप देखे होंगे अक्सर न्यूज पे आता रहता है कि गारो खासी में टकराव होता है, नागालैंड में मणिपुर में टकराव होता है। तो ऐसे क्षेत्रीय मतलब विवाद होते हैं, सीमाओं को लेकर के विवाद होते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में एक होता है क्या नाम से, तो सीमा विवाद हो गया, आपका जल विवाद हो गया, नदी जल विवाद। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या नाम से जो नदी विवाद से संबंधित जितने भी मतलब क्या नाम से अनुच्छेद हैं उनको रखा गया है इसमें। तो जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 में किया गया है। ठीक है, तो जल विवाद जो है वो 62 में किया गया है, और परिषदें जो है और 63 में कर दिया गया है। तो उसमें सार्वजनिक अधिनियम है, दस्तावेज है, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, जो मतलब क्या नाम से दोनों राज्यों के मध्य में समझौता करा देना। ठीक है, और एक ऐसा ट्राइब्यूनल का गठन कर देना, अधिकरण का गठन कर देना जो सुप्रीम कोर्ट जैसा पावर रखता हो। ठीक है, और वो इन विवादों को देखे, राज्यों की जो समस्याएं हैं उनको देखे, ऐसे अधिकरणों की स्थापना भी किया है, न्यायिक प्रक्रियाएं भी हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बात करें बेटा, व्यापार
तो व्यापार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके लिए अनुच्छेद 301 से 307 तक बताया गया है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये सब परिषदें बनी हुई हैं। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत जो भी है उनको हम चर्चा करेंगे। तो 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियां तथा घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण संबंधित किसी विवाद पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है। अंतर्राज्यीय नदियों तथा घाटियों जल प्रयोग, बंटवारे, नियंत्रण संबंधी किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये संसद का कार्य है और संसद जो है वो अपना समय समय पर निर्णय मतलब पार्लियामेंट में पारित करके कानून बनाती है। ठीक है, अनुच्छेद 62 में ही कहा गया है, 262 में, कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन के अंतर्गत संसद में 2 कानून बनाए गए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास हेतु नदी जल बोर्डों का गठन किया जाना। ठीक है, नदी बोर्ड का गठन संबंधित राज्यों के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु किया जाता है। नदी जल बोर्ड की स्थापना राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की बात करें बेटा, तो संघ या केंद्र राज्य को अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद अगर होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में, तो विवाद के न्याय निर्णय के लिए अस्थायी अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। अधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होंगे। कोई न्यायालय में ऐसे विवादों पर क्षेत्राधिकार नहीं है, मतलब उनका निर्णय द सुप्रीम निर्णय, आप उसका चैलेंज कहीं कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2022 तक केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है, जिसकी तालिका आगे प्रस्तुत है। कृष्णा जल विवाद जो है वर्ष 1969 में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य का मतलब पे नियंत्रण स्थापित करता है। वहाँ भी जो नदियों की समस्याएं हैं उनको कृष्णा जल विवाद अधिनियम जो है मतलब क्या नाम से अधिकरण है वो देख रेख करता है। गोदावरी जल विवाद अधिकरण जो है वो भी 1969 में बना था। तो ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र राज्य को विवादों को देखता है। ठीक है, नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है ये 1969 में भी बना था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देखता है। रावी और व्यास जल विवाद अधिकरण जो है वो 1986 में बना था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को देखता है। कावेरी जल विवाद अधिकरण जो है 1990 में बना है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी को देखता है। ठीक है, द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिनियम आया 2004 में। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को देखता है। वंशधारा जल विवाद अधिकरण 2010 में आया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को देखता है। महादायी जल विवाद 2010 में आया, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र को देखता है। तो ये सब कुछ अधिकरण है जो 2 से अधिक राज्यों को देखते हैं। ठीक है, अब आ जाए बेटा अंतर्राज्यीय जो परिषदें हैं उनका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, गठन कैसे हुआ है, तो उनकी सबकी चर्चा कर रहे हैं। राज्यों और केंद्र के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये अंतर्राज्यीय परिषदों का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इसे गठन किया गया है। स्थिति किसमें है, तो 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गठन सरकारी आयोग, अंतर्राज्यीय संबंध की सिफारिशों के अनुसार 1990 में पहली बार राष्ट्रपति के आदेश के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति ऐसे परिषद का गठन कर सकता है तथा अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों का गठन का और प्रक्रियाओं को निर्धारित कर सकता है। कार्य क्या है,
अंतर राज्य विवादों के जांच करना और इन पर सलाह देना, ठीक है। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का संपूरक है, मतलब इनके पास वही शक्तियां प्राप्त हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है, ठीक है। उन विषयों की जांच करना और उन पर चर्चा करना जिसमें राज्य या केंद्र और राज्यों का एक समान हित है, नीति और उसके इसके क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय हेतु संस्तुति करना। निर्णय इसके बाध्यकारी नहीं होते हैं या विशुद्ध रूप से सलाहकारी निकाय है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो मत मानो, ठीक है। संरचना, प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा वाले जो होते हैं वो मुख्यमंत्री रहते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभाएं नहीं हैं, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अंतर्राज्यीय परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मीटिंग, परिषद एक वर्ष में कम से कम 3 बार मिल सकती है। समाधान पर विचार सर्वसम्मति से तय किए जाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 263 यह स्पष्ट करता है कि संविधान ने राज्यों और संघ के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं बनाया है, ठीक है। यह स्पष्ट करता है, बनाना काम केंद्र का है, संसद का है, संसद का काम है बनाना, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधान को अगस्त 1952 में पहली बार लागू किया जब राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना के माध्यम से स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की विस्तृत नीति बनाने का विचार किया था। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिषदों का गठन किया जा चुका है, जिसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय नगर सरकार परिषद, बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद। तो परिषद की स्थायी समितियां 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा हेतु स्थापित की गई। समिति के सदस्य केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। इसे अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 1991 में इसका गठन हुआ था। भारत सरकार का एक सचिव होता है और अंतरराज्यीय सचिवालय प्रमुख होता है, ठीक है। अब आते हैं अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, अनुच्छेद 301 की बात करें बेटा। अनुच्छेद 301 की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम आबाद होगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में जाकर के अपना व्यापार कर सकता है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नागालैंड, तमिलनाडु कहीं भी जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, वहाँ पे बातचीत कर सकता है, बस सकता है, रह सकता है, वहाँ का क्या नाम से क्षेत्र का वासी बन सकता है। ये सब पूरा अधिकार मिला हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 302 की बात करें तो संसद सार्वजनिक हित में उपरोक्त स्वतंत्रता पर निर्बंध लगा सकती है जो लोक हित में हो, ठीक है। संसद भारत के किसी भाग में वस्तुओं की कमी के मामले को छोड़ करके राज्य के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। अनुच्छेद भारतीय संविधान अनुच्छेद 303 के तहत व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन है। ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राज्य विधायिका राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 304 की बात करें बेटा तो किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से आयातित उन वस्तुओं पर टैक्स लगा सकती है जिसका उस संबंधित राज्य में उत्पादन होता है। अनुच्छेद 305 की बात करें बेटा तो स्वतंत्रता राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है। वे कानून जो केंद्र या राज्यों के पक्ष में एकाधिकार हेतु है। इस तरह के कानून नागरिकों को या अन्य को पूरी तरह से
आंशिक रूप से व्यापार को करने से बाहर कर सकते हैं। सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं, अनुच्छेद 261 की बात करें तो पूरे देश में केंद्र और राज्यों में सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण विश्वास का साख प्रदान हो की गई है। ठीक है, संसद द्वारा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड, कार्यवाहियों तथा उनके प्रभाव का निर्धारण कानून बनाकर किया जाएगा। भारत के किसी भी हिस्से में सिविल मतलब दीवानी अदालतों में अंतिम निर्णय और आदेश प्रभावी होंगे। यह नियम सिविल निर्णयों पर लागू होता है, ना कि फौजदारी निर्णयों पर। अब आपराधिक मामले में नहीं लागू होता है, सिविल में लागू होता है, सिविल प्रक्रियाओं में। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की बात करें बेटा तो क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक है, ना कि संवैधानिक। ये क्षेत्रीय परिषदें निकाय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत स्थापित की गई थी। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें केवल रचनात्मक तथा परामर्शी दात्री होती हैं। इनकी सिफारिशें जो है वो बाध्यकारी नहीं है। क्षेत्रीय परिषद को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य केंद्र के गृह मंत्री होते हैं, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी होते हैं। क्षेत्र के सभी केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक होते हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं। पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो इसका गठन क्षेत्रीय पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। ठीक है, सदस्य सभी उत्तर पूर्वी के राज्य होते हैं और पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय होता है। ठीक है, सदस्य जो होते हैं सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 मेंबर होते हैं। सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर परिषद के 8वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बेटा अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित हमने जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे प्रस्तुत किया है। अब आकर के थोड़ा प्रश्नों पर चर्चा कर ले। तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है? तो भाग 11 में दिया गया है। ठीक है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो किसमें उल्लेखित है? तो सबको पता होगा बेटा, समवर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वह प्रवृत्त रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष तक ही रहेगा। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किससे हुआ? संसदीय कानून के द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारीय आयोग का सदस्य था? अब इसमें कौन है? तो ऑप्शन है वी शंकर है, के हनुमंतैया है, और वीवो और अलगेशन है, और डॉक्टर यस आर सेन है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो डॉक्टर यस आर सेन है। ठीक है, सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के करों को केंद्र द्वारा लगाया गए एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 कहते हैं। ठीक है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो भू राजस्व। ठीक है, जो प्रॉपर्टी का कर होता है, टैक्स। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय के स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारी आयोग। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संसद में निहित है। तो आज का बेटा क्लास यहीं तक, कल पुनः इसी समय पे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।